हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इतिहास के प्राचीन इतिहास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण, अर्थात जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उन सभी विदेशी आक्रमणों की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आक्रमण होता है ईरानी आक्रमण, तो हम ईरानी आक्रमण को ही हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर वैदिक काल के पश्चात में भारत की जो पूरी राजनीतिक स्थिति थी वो पूरी राजनीतिक स्थिति उथल पुथल भरी थी। उत्तर वैदिक काल के पश्चात भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था और 16 महाजनपदों का जब उदय हुआ था तो उसके पश्चात भारत 16 भागों में बढ़ चुका था। अब इन 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य ऐसा था जो सबसे शक्तिशाली था। तो मगध साम्राज्य जब सबसे शक्तिशाली था तो मगध साम्राज्य ने अब भारत में अपना विस्तार करने की सोची। इसी क्रम में मगध साम्राज्य जो था वो भारत के अन्य क्षेत्रों में अपना विस्तार बढ़ाने लगा था। अब ऐसे में इसी समय में ही जब मगध साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा था, इसी समय में ही कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। और ये जो विदेशी आक्रमण होते हैं, इन विदेशी आक्रमणों का भारत पर किस प्रकार से ये भारत पर आए थे, इनका रास्ता क्या था, कौन सा मार्ग था, तो पहले हम ये चर्चा करेंगे। उसके बाद कौन कौन से आक्रमण हुए थे वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैप के द्वारा हम समझते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी कौन से रास्ते से, कौन से मार्ग से भारत में आए थे। तो सबसे पहले भारत का मैप है। ऊपर की जो दिशा है वो उत्तरी भाग है, नीचे का दक्षिणी, ये पूर्वी भाग और ये भारत का पश्चिमी भाग। अब आप लोगों ने ये चीज समझनी है कि भारत का जो पूर्वी भाग है वहां पर मगध जैसा शक्तिशाली साम्राज्य फैला हुआ है। तो कोई भी आक्रमणकारी या कोई भी विदेशी इस मार्ग से भारत में नहीं आ सकेगा। उसका कारण यही है कि भारत में आने के लिए उसे या तो आसान सा मार्ग चाहिए या भारत में आने के लिए उसे एक सही रास्ता चाहिए ताकि वो भारत में आक्रमण कर सके। उस समय जो पाकिस्तान था वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो एक तो पूर्वी क्षेत्र से वो भारत पे कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था। इसका कारण आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मगध जैसा साम्राज्य था। अब अगर हम बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय पर्वत। तो अगर भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हिमालय पर्वत फैला हुआ है तो किसी भी साम्राज्य के पास या किसी भी सेना के पास या किसी भी राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस हिमालय पर्वत को पार करके भारत में आक्रमण कर सके। तो ये बात आपकी समझ में आई। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर हम देखें ये भारत के पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये जो भारत का पूरा भाग है वो पूरा का पूरा जल या समुद्र से घिरा हुआ है। अब अगर जल या समुद्र से पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि यहां अभी तक किसी भी शासक के पास नौसेना इतनी मजबूत नहीं थी कि वो जलीय मार्ग के द्वारा भारत में प्रवेश कर सके। तो आप लोग ये बात समझ लीजिएगा कि पूर्वी क्षेत्र जो है वो मगध साम्राज्य की वजह से सेफ है। भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है वो हिमालय पर्वत की वजह से सेफ है। और भारत का पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और भारत का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ये जल मार्ग से सेफ है। अब यहाँ पे भारत में प्रवेश करने का मार्ग कौन सा बचता है? तो भारत में प्रवेश करने का जो मार्ग है वो ये बचता है, अर्थात भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ये अब आक्रमणकारियों के लिए बचता है। अब ऐसे में क्या हुआ, यहां पर जितने भी शासक थे वो सारे के सारे शासक कमजोर थे। सारा का सारा क्षेत्र जो था वो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। तो ऐसे में आक्रमणकारियों को ये पता है कि भारत की ये जो सीमा है ये भारत की सीमा कमजोर है। भारत देश की ये जो क्षेत्र है ये भारत देश का कमजोर है। तो जितने भी आक्रमणकारी आए वो भारत में केवल इसी मार्ग से प्रवेश करते हैं। आप लोग ये समझिएगा, ये उत्तर और ये पश्चिमी, ये भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही आक्रमणकारी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र भारत के शासक कमजोर है।
ये जो क्षेत्र है यहाँ पर छोटे छोटे साम्राज्य में शासक बैठे हुए हैं, तो ऐसे में यहाँ से भारत में प्रवेश करना आसान रहेगा। यही एक रास्ता था जो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के लिए प्रवेश करने के लिए चुना था। अब हम बात करें, चाहे ईरानियों की बात करें, चाहे ईरान के बाद में यूनानी आते हैं, यूनानियों की बात करें, या इसके बाद मध्य भारत में मुगल भारत में आते हैं तो उन मुगलों की बात करें, किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की आप लोग बात करिएगा, सारे के सारे आक्रमणकारी भारत में इसी क्षेत्र से प्रवेश हुए थे। हाँ, उसके पश्चात अंग्रेज जरूर भारत में जलीय मार्ग से आए थे, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अंग्रेज भारत में जलीय मार्ग से आए थे, लेकिन और जो आक्रमणकारी थे वो भारत में इसी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही प्रवेश करते हैं। तो ये तो बात पढ़ी है हमने अभी तक कि भारत में किस दिशा से भारत देश में प्रवेश किया जा सकता है आक्रमणकारियों के द्वारा। अब हम बात करते हैं पहले आक्रमण की। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत में सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, तो सबसे पहला भारत में आक्रमण किया था ईरानियों ने। और ईरानियों में भी अगर हम बात करें तो ईरानियों में भी एक वंश था जिसका नाम था हकमनी वंश। ईरान का हकमनी वंश पहला ऐसा वंश था जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान अगर वंश की बात होगी तो उसका वंश होगा हकमनी वंश। तो हकमनी वंश पहला ऐसा वंश था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। इसके संस्थापक जो थे उनका नाम है साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय जो था वो हकमनी वंश का संस्थापक था और उसने 558 से 529 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। अब इसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण किया, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। ये अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। साम्राज्य के विस्तार करने के चक्कर में ही इसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन किन्हीं कारणों से ये विफल रहा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक यहां से क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहला आक्रमण करने वाला शासक का नाम क्या था। तो शासक का नाम आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, साइरस द्वितीय, जिसने 558 ईस्वी पूर्व से 529 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। अब ये अपने कार्य में सफल नहीं हो सका, ये असफल रहा। लेकिन बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि भारत में पहला सफल आक्रमण किसने किया था। तो भारत में पहला सफल विदेशी आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने। डेरियस प्रथम पहला ऐसा शासक था जिसने भारत में पहला सफल आक्रमण किया था और उसने 516 ईस्वी पूर्व में, डेरियस प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में यहां भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण करके गांधार प्रदेश को जीत लिया था। तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला आक्रमण किया था साइरस द्वितीय ने, लेकिन पहला सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने। उसने 516 ईस्वी पूर्व में भारत के में गांधार पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और डेरियस प्रथम का ही एक और नाम था दारा प्रथम। ध्यान रखिएगा, चाहे डेरियस प्रथम पूछा जाए या दारा प्रथम पूछा जाए, आप लोगों ने ये बात समझनी है कि डेरियस प्रथम का ही नाम दारा प्रथम है, जिसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण करके भारत के गांधार प्रदेश को जीत लिया था। और गांधार प्रदेश को जीतने के बाद इसने गांधार प्रदेश को ईरान का 20वां प्रांत बनाया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि गांधार क्षेत्र को तो डेरियस प्रथम ने जीत लिया था, लेकिन जीतने के पश्चात वो भी कहां का था, वो भी तो ईरान का ही था। जो डेरियस प्रथम है ये भी तो ईरान का ही था। अब जैसे ही इसने गांधार प्रदेश को जीता, जीतने के पश्चात इसने ईरान का 20वां प्रांत बनाया था गांधार को। और गांधार के बारे में एक बात और भी जानने को मिलती है कि गांधार से उसे स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी। गांधार से उसे 360 टैलेंट मुद्रा प्राप्त होती थी। प्रति वर्ष उसे 360 टैलेंट मुद्रा प्राप्त होती थी। जो टैलेंट लिखा हुआ है, टैलेंट मुद्रा का नाम है, जो कि ईरानी भाषा में हमने बताई है। तो 360 ईरानी मुद्रा का वार्षिक प्राप्त होती थी गांधार से डेरियस प्रथम को। उसके बाद और भी ईरानी आक्रमण आए या डेरियस प्रथम के ही वंश से और भी भारत पर आक्रमण हुए, लेकिन कुछ समय पश्चात जो ईरानी थे उनके वंश का वहीं समाप्ति हो गई, वो वंश वहीं पर समाप्त हो गया। जिस प्रकार से भारत का
ईरान का भारत पर भी प्रभाव समाप्त हो गया था। लेकिन ईरान के समाप्त होने के पश्चात या ईरान के साम्राज्य के समाप्त होने के पश्चात भी भारत पर ईरानियों के कुछ प्रभाव पड़े थे। अब ये प्रभाव क्या थे जो कि ईरानियों के भारत पर पड़े थे? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईरानियों के आगमन से भारत पर क्या प्रभाव पड़े थे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ईरानी लोग थे उनकी कला एवं संस्कृति जो थी वो भारत में गांधार क्षेत्र में पनपने लगी। ईरानी लोगों की कला, उनकी संस्कृति जो थी वो भारत में पनपने लगी। ये पहला ईरानियों के आने का मुख्य प्रभाव था। दूसरी बात करें, ईरानियों की लिपि थी जिसका नाम है अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि जो थी उसके प्रभाव से भारत में नई लिपि का निर्माण हुआ, नई लिपि बनी, नई लिपि निर्मित हुई जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि। ध्यान रखिएगा, ईरानियों की लिपि थी अरमाइक लिपि। अब ये अरमाइक लिपि के प्रभाव से ही भारत में नई लिपि खरोष्ठी लिपि का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें इससे पहले भारत में भी तो कोई लिपि चल रही थी, तो इससे पहले भारत में कौन सी लिपि प्रचलित थी? भारत में सबसे पहले प्रचलित थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि है जो भारत में उस समय प्रचलित थी। लेकिन ईरानियों की अरमाइक लिपि के प्रभाव से एक नई लिपि का निर्माण हुआ जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि। ये दूसरा प्रभाव था। उसके बाद बात करें कि ये जो लिपि है अरमाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि या ब्राह्मी लिपि, इनके प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो अशोक थे उनके शिलालेखों से ये प्रमाण भी मिलते हैं कि अरमाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि से ही खरोष्ठी लिपि का भी निर्माण हुआ था। ऐसे अशोक के शिलालेखों में प्रमाण मिलते हैं। और अशोक ने अनेक स्तंभ बनवाए थे। तो अशोक ने जो स्तंभ बनवाए थे, इन सभी, अगला प्रभाव है ईरानियों का कि जो हमारे देश में जो स्तंभ बनने लगे थे उन स्तंभ में भी या वे स्तंभ भी ईरानियों की कला से प्रभावित थे। भारत में जो स्तंभ बनाने की कला थी वो भी किनसे प्रेरित होने लगी थी? ईरानियों से। ईरानी जो लोग थे वो स्तंभ बनाने की कला में पारंगत थे, और अगर वो इस कला में पारंगत थे तो भारत में स्तंभ बनाने की जो कला थी वो भी ईरानियों से प्रभावित हुई। उसके बाद एक और कारण बढ़ा कि ईरानी यहाँ आए थे, उसके बाद ईरानियों के साथ व्यापार बढ़ा और व्यापार के पश्चात आर्थिक संबंध भी ईरानियों के साथ बनने लगे। तो ये ईरानियों के भारत में आने के पश्चात मुख्य कुछ प्रभाव थे जो भारत पर पड़े थे। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं क्योंकि ईरानियों का आक्रमण इतना ही था। उसके बाद भारत पर आक्रमण करते हैं यूनानी। ध्यान रखिएगा, ये मगध साम्राज्य के उदय के समय में ही ये भारत में इस क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ मगध साम्राज्य का विस्तार यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इसी दौर में ही भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का हमने वर्णन किया है। अभी हमने मगध साम्राज्य के बारे में पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। हमने सिर्फ ये पढ़ा था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और उसके बाद में पढ़ा था हमने नंद वंश, लेकिन मौर्य वंश नहीं पढ़ा है। मौर्य वंश के उत्कर्ष से पहले की घटनाएं हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसके बाद की वीडियो रहेगी वो रहेगी यूनानी आक्रमण की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, क्योंकि एक हर स्टेप बाय स्टेप हम एक करके पढ़ते चलेंगे। एक बार रिवाइज कर देता हूं आज का कि भारत में पहले विदेशी आक्रमणकारी ईरानी थे। वंश की बात करी जाए हकमनी वंश था, और अगर व्यक्ति की बात करी जाए, राजा की बात करी जाए तो साइरस द्वितीय था। ये पहला आक्रमण। उसके बाद हम बात करते हैं कि पहला सफल आक्रमण की अगर हम बात करें तो पहला सफल आक्रमण करने वाला भी ईरानी था। नाम उसका था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। 516 में उसने भारत के गांधार प्रदेश को जीत लिया था। उसके बाद भारत में 20वां प्रांत उसने ईरान को भारत का गांधार क्षेत्र बनाया था। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और 360 टैलेंट मुद्राओं की वो हर वर्ष यहाँ से प्राप्त करता है। उसके पश्चात ईरानियों का जो संपर्क था वो भारत से समाप्त हो जाता है, ईरानियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईरानियों का दमन जो था वो यूनानियों ने वहीं पे कर दिया था। ये बातें हम जब यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद इनके कुछ हमने प्रभाव पढ़े हैं। तो आज के लिए उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को कोई कमेंट हो या आप लोगों की कोई बात हो या आप लोगों का कोई चीज छूट जाती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और बता सकते हैं वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।